हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। बेटा आई वेलकम यू ऑल इन दिस 10th लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज के लेक्चर में हम दो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। एक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और दूसरा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो एक एक करके देखते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं। तो देखो, किसी भी रीजन में अगर हमें किसी को इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह की है वो समझाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तो दिखती नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ डायग्राम्स बनाते हैं, एक मैप बनाते हैं, और उस मैप की हेल्प से हम किसी को समझा सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके की है। और ये जो मैप है, इसी मैप का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दे आर अ काइंड ऑफ मैप विच हेल्प्स अस विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन अ रीजन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनसे बेसिकली हम दो चीज़ें ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और दूसरी चीज़ है कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर सकते, बट हाँ इतना ज़रूर पता कर सकते हैं कि रीजन ए में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या रीजन बी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं, एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उन प्रॉपर्टीज़ को देख के अपने को बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो जैसे यहाँ देखो, आगे लिखा हुआ है द डायरेक्शन एज वेल एज रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब एब्सोल्यूट नहीं, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम, ऑफ अ फील्ड कैन बी डिटर्मिन्ड लुकिंग एट दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो चलो इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है, तो ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे कि किसी भी रीजन में मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से बनाई गई है, और मुझसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे मुझसे कोई पूछेगा, अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी हैं कि इस पॉइंट पे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत ही सिंपल है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है एक, और ये एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब देखो, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल है क्योंकि दो कर्व है। अगर इस वाले लाइन के अनुसार मैं टेंजेंट डालूँ कर्व के अनुसार, तो ये टेंजेंट ऐसा आएगा, और इस वाले कर्व के अनुसार जो टेंजेंट होगा ये ऐसा होगा। अब अभी हमने देखा है कि टेंजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है। अब यहाँ पे दो टेंजेंट्स हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो डायरेक्शंस हैं। अब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए हम कहते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चलो अगला पॉइंट क्या है, ये कह रहा है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ अ फील्ड। जैसे कि मान लो किसी रीजन में इस तरीके की फील्ड्स दी गई हैं ऐसे, तो हम क्या करेंगे कि कोई भी मान लो हमने एक यूनिट एरिया निकाल लिया, ये यूनिट एरिया है, तो इससे भी कितनी फील्ड गुजर रही हैं, चार फील्ड गुजर रही हैं। और यही यूनिट एरिया अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, तो यहाँ से देख रहा हूँ दो ही फील्ड गुजर रही हैं, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि पर यूनिट एरिया ज़्यादा फील्ड लाइंस इससे गुजर रही हैं, जबकि रिलेटिवली यहाँ पे फील्ड वीक है। तो देखो, इस मैप को देख के आप पता लगा सकते हो कि किस रीजन में फील्ड स्ट्रॉन्ग है और किस रीजन में फील्ड वीक है। क्यों, कैसे लगा सकते हो कि जहाँ पे भी फील्ड्स पास पास होंगी, तो पर यूनिट एरिया ज़्यादा नंबर ऑफ फील्ड्स पास कर रही होंगी, तो वहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे अपने को कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो हम देखते ही कह सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, क्योंकि यहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर हैं और यहाँ पे फील्ड लाइंस पास पास हैं। तो उसी चीज़ को देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स इन अ रीजन ऑफ स्ट्रॉन्गर फील्ड फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड लाइंस हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होती है, मतलब इससे बाहर नहीं जाती हैं इस तरीके से, और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, मतलब इस पे इस तरीके से आएंगी। डायरेक्शन पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है डायरेक्शन बाहर की तरफ, और यहाँ डायरेक्शन क्या है अंदर की तरफ। तो ये जरूर ध्यान रखना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, दे आर कंजर्वेटिव फील्ड्स। तो देखते हैं ज़रा ये क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं। तो अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप ऐसे बनाती, ठीक है, ऐसे बनाती, तो अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं, तो इस पॉइंट से ये वाली फील्ड आपको दिख रहा है, ये फील्ड बाहर निकल रही है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बट जब मैं वापस आऊँगा तो ये फील्ड इसमें एंटर भी कर रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो एक ही पॉइंट पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस तरीके के लूप्स बनने पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप ऐसा भी लॉजिक सोच सकते थे कि अगर ये मान लो क्लोज्ड पाथ इस तरीके से लूप बन जाते, अब देखो यहाँ से मूव करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और आप जब मूव करते हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी वेक्टर भी टेंजेंट के अलॉन्ग ही होता है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा, फील्ड इधर है तो फोर्स भी वेक्टर भी इधर ही हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इधर ही हो जाएगा, तो वर्क हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे तो जिधर आपका फील्ड एंड फोर्स वेक्टर होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज को आप मूव करा रहे हो इस तरीके से, तो इसका मतलब कि इस पॉइंट से स्टार्ट करके और घूम फिर के जब यहाँ पे आओगे और ये सारे वर्क को ऐड करोगे तो वर्क कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज को आपने घुमाया तो चार्ज को क्लोज पाथ में घुमाने पे कुछ वर्क हो जाएगा। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड कहने का मतलब क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर से सोचो कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या था। तो हम कहते थे कि फोर्स जब कंजर्वेटिव होता है तो क्लोज्ड पाथ में मूव करने में उसका जो वर्क होता है वो ज़ीरो होता है। बट अगर इस तरह का लूप बन जाए तो हमें पता है कि ये जो क्लोज्ड पाथ का जो वर्क हो जाएगा वो, तो अगर पॉजिटिव चार्ज को घुमाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो कंजर्वेटिव फील्ड है वो डेफिनेशन गड़बड़ पड़ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, क्योंकि ये फील्ड कंजर्वेटिव है तो क्लोज्ड पाथ का जो वर्क होना चाहिए वो ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन अगर ये एक क्लोज्ड लूप बन जाए तो ये वर्क ज़ीरो नहीं होगा। अब देखो होता कैसा है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है, कुछ इस तरीके की होगी। और फिर इधर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर से पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज को इस वाले पाथ से लेके जाओगे तो आपका वर्क पॉजिटिव होगा, क्योंकि जिधर फोर्स लगेगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट है। और जब इस वाले पाथ से लेके आओगे तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स तो इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो इस वाले पाथ में वर्क हो जाएगा नेगेटिव, और वर्क टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म अ लूप। अब देखो यहाँ पे थोड़ा और मैं क्लियर कर दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं ये ड्यू टू चार्ज है। अब कहोगे तो दूसरी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो जब हम इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि एक और तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का, और वो है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। और वो वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और वो वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उस चैप्टर में देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के चैप्टर में, कि वो एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है और वो क्लोज्ड पाथ बनाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज्ड पाथ बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो हमारा आंसर होना चाहिए कि हाँ वो बनाएगी। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि चार्जेस के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्लोज्ड पाथ बनाएगी या नहीं बनाएगी, तो अपना आंसर है कि वो क्लोज्ड पाथ नहीं बनाएगी। चलो अगला क्या है, अगला है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और एंडिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है और इससे आपने सपोज 4 फील्ड दिखाई हुई है, तो अगर ये 20 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा तो आपको इससे 8 फील्ड लाइंस दिखानी पड़ेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। अगला क्या है, ये कह रहा है इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। बिल्कुल सही बात है कि अगर फील्ड लाइंस स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट है तभी तो आप कहोगे कि जितने फील्ड्स पर यूनिट एरिया यहाँ से गुजर रहे हैं उतने यहाँ से गुजर रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, क्योंकि हर जगह टेंजेंट क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म फील्ड दिखाना है तो अपने को फील्ड लाइंस स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट दिखाना चाहिए। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल रीजन टुवर्ड्स लो पोटेंशियल रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो आपको पता है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल डायरेक्शन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वैसा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होनी चाहिए। तो अगर ये आपका हाई पोटेंशियल रीजन है और ये आपका लो पोटेंशियल रीजन है
और ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन देखो मैंने ऐसे बनाया, हाई पोटेंशियल रीजन से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ। डायरेक्शन आप ऐसा नहीं बना सकते, ये गलत हो जाएगा। अगला क्या है, ये कह रहा है दे गिव आइडिया अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं थोड़ी देर में हम देखेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक वही है। अगला क्या है, दे आर एबसेंट इनसाइड बॉडी ऑफ अ कंडक्टर। देखो ये सारे जो पॉइंट्स है, अब हम इसके आगे कंडक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये बस मैंने ये पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। कंडक्टर्स को जब हम पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी फॉर एज अ फैक्ट आप इसको ध्यान रख सकते हो कि कंडक्टर की बॉडी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। और अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नियर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इसको भी आप अभी फैक्ट की तरह ध्यान रख सकते हो। जब हम कंडक्टर की स्टडी करेंगे तो इसके पीछे के लॉजिक्स हम देखेंगे। चलो अगला टॉपिक आते हैं। अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है यार कि ऐसा सरफेस जिस पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। तो वही लिखा हुआ है, इट इज अ सरफेस पोटेंशियल, इट इज अ सरफेस पोटेंशियल एट ईच ऑफ हुज पॉइंट्स इज इक्वल। तो इसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये देख लेते हैं। तो हर जगह पोटेंशियल इक्वल है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑटोमेटिकली जीरो होगा। तो यही लिखा हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, तो दूसरी प्रॉपर्टी ये कह रहा है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ चार्ज स्लोली अलोंग एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अब ये कहने का मतलब क्या है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आपको पता है दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये कितने के बराबर होगा, स्लोली मूव कर रहे हो तो डेल्टा यू होगा, क्योंकि स्लोली मूव करोगे तो डेल्टा की क्या होता है, जीरो हो जाता है। और इसको क्यू डेल्टा वी लिख सकते हो। अब अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराओगे तो डेल्टा वी जीरो होता है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेरी सिंपल। चलो अगला पॉइंट क्या है, तो अगला पॉइंट कह रहा है टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब मान लो जैसे ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, जैसे ये 10 वोल्ट का सरफेस है, और ये एक और सरफेस है, ये मान लो 20 वोल्ट्स का सरफेस है। अब अगर ये इंटरसेक्ट कर जा रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो दोनों सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ये जो पॉइंट पी है इसका पोटेंशियल आप कितना बोलोगे, तो इसका पोटेंशियल तो देखने से कोई 10 वोल्ट भी कह सकता है, कोई 20 वोल्ट भी कह सकता है। अब एक ही पॉइंट के दो पोटेंशियल कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कभी भी इस तरह का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। इंटरसेक्शन हो गया मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो दो पोटेंशियल पॉसिबल हो जाएंगे, जो कि एब्सर्ड है। अगला पॉइंट क्या है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि ये सपोज कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, मान लो ऐसी है, टेढ़ी है, ये पर सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा इधर, कितना कंपोनेंट आएगा, ई कॉस थीटा। अच्छा, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लो बी है, और ए और बी के बीच का डिस्टेंस एल है, तो ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा वी ई डॉट डी एल, ध्यान है आपको, तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू एल। अब देखो यहाँ पे तो हम कहेंगे कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बट ए और बी तो यार, ए और बी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स हैं, मतलब इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो होना चाहिए, मतलब ई कॉस थीटा इंटू एल जीरो होना चाहिए। इसका मतलब कॉस थीटा जीरो होना चाहिए, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो यही कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो ये मान लो एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करो कैसा होगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पे कैसा होगा, ये डायरेक्शन होगा, यहाँ पे कैसा होगा, तो यहाँ का जो डायरेक्शन होगा इधर होगा, यहाँ का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर हो जाएगा। अगर यहाँ पे चेक करूँ तो फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यहाँ पे चेक करूँ तो ये पता है ना आपको कैसे चेक कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख रहे हैं और टेस्ट चार्ज और इसके बीच रिपल्सन होगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है कि इसकी जो फील्ड लाइन्स हमें बनानी चाहिए कुछ ऐसी बनानी चाहिए, रेडियली आउटवर्ड ऐसे।
ये आपकी फील्ड लाइन होगी। अच्छा, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, जैसे ये वाला पॉइंट है तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस वाले पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो इसकी फील्ड लाइन कैसी बननी चाहिए, इसकी भी रेडियली इनवर्ड बननी चाहिए। रेडियली तो होगी बट इस केस में ये फील्ड लाइंस क्या होंगी, इनवर्ड हो जाएंगी अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ डायपोल। अब डायपोल के चलते अपने को पता करना है, तो डायपोल में तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये फील्ड लाइन कैसी होगी तो जरा देखते हैं। तो अभी आप इतना मान लो कि डायपोल जो होगा, डायपोल में एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा आप समझोगे। तो या फिर आप बस इतना सोचो कि डायपोल नाम की कोई चीज़ नहीं है, आसपास में एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो इनकी फील्ड लाइंस कैसी होगी ये हमें समझना है। तो मुझे पता है नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन एंटर करती हैं और पॉजिटिव चार्ज से एग्जिट करती हैं, तो ये कुछ फील्ड लाइन ऐसी होंगी, पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज के अंदर। अच्छा देखो, अगर अकेला पॉजिटिव चार्ज होता आइसोलेटेड तो इसकी फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होती। अब सोचो इसके बगल में एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इसकी फील्ड्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये फील्ड्स ऐसी ना हो कि थोड़ी झुक जाएंगी इधर की तरफ। ये क्लियर है क्या, ये थोड़ी इधर की तरफ झुकेंगी, तो इसकी जो फील्ड्स होंगी वो थोड़ी झुक जाएंगी और इस तरीके से हो जाएंगी ऐसी। ठीक है, ये भी फील्ड थोड़ी ऐसे झुक रही होगी और ये इधर आके एंटर कर रही होगी, यहाँ भी ये थोड़ी झुक रही होगी, इधर एंटर कर रही होगी। इस तरीके की कुछ अपनी फील्ड लाइंस हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज। अब आसपास में मान लो दो पॉजिटिव चार्ज हैं, तो फिर कैसा होगा, तो देखो अकेला पॉजिटिव चार्ज होता है तो फील्ड्स इसकी रेडियली होती हैं आउटवर्ड। अच्छा, बगल में एक और पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इसकी फील्ड्स को रिपेल करेगा तो ये थोड़ी फील्ड्स इधर झुक जाएंगी, ये जो इधर जा रहा था ये इधर झुक जाएंगी। तो कैसी होगी इसकी फील्ड, तो ये वाली फील्ड तो ऐसी ही हो गई और इससे जो फील्ड निकलेगी ये वाली ऐसी हो जाएगी। बाकी ये वाली जो फील्ड निकल रही होगी ये थोड़ा रिपेल हो जाएगी तो ये ऐसे भाग जाएगी, ये भी थोड़ा रिपेल हो जाएगी तो ऐसे भाग जाएगी, ये भी थोड़ा रिपेल होगी तो ऐसे भागेगी, ये भी रिपेल होगी तो थोड़ी ऐसी भाग जाएगी, ये भी रिपेल होगी तो थोड़ी ऐसी भागेगी, ये रिपेल होगी तो थोड़ी ऐसी भागेगी। तो इस तरीके की फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ऐसी। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जरा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे। तो पहला हम देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो अपने को पता है इनका जो फॉर्मूला था वो तो था k/r, तो r सेम होगा तो पोटेंशियल सेम होगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएंगे। ये सारे जो पहला जो सर्कल था इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, इसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम, एक डिफरेंट पोटेंशियल होगा, तो दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आप ऐसा भी सोच सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, तो फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड हैं। अच्छा, फील्ड लाइंस अगर रेडियली आउटवर्ड हैं तो इनके नॉर्मल सर्फेसेस क्या होंगे, तो यही स्फेरिकल सर्फेसेस होंगे। ये जो रेडियस होगा स्फेरिकल सर्फेस के हर पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा। और इसके भी देखोगे, इसके भी इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएंगे। ये सारे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, इसकी भी अगर आप फील्ड लाइन चेक करोगे तो वो रेडियली इनवर्ड होती है। तो ये सरफेस सारे के सारे सरफेस आपको दिख रहा है कि इन लाइंस के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ऑन अ स्फीयर पासेस थ्रू इट्स सेंटर। अगला हम देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डायपोल। तो डायपोल की जरा फील्ड ध्यान करो कैसी थी, तो इसकी अगर फील्ड आप ध्यान करोगे तो कुछ इस तरीके की फील्ड थी क्या, ये थोड़े अट्रैक्ट हो जा रहे थे ऐसे, इस तरीके की। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो एक तो देखो ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो प्लेन होगा, इसको यहाँ लाइन दिखा रहा हूँ बट ये प्लेन एक्चुअली में, इसके हर पॉइंट पे जितना इसका डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज से उतना ही डिस्टेंस नेगेटिव चार्ज से। और ये डायपोल है, मतलब ये दोनों चार्जेस क्या होंगे, इक्वल अपोजिट होंगे। आगे हम डायपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये वाला जो प्लेन होगा,
हर पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर इसका देखोगे तो वो जितना नेगेटिव चार्ज से दूर है उतना ही वो पॉजिटिव चार्ज से भी दूर है, तो जितना नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ही पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल जीरो। मतलब ये वाला प्लेन एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। बाकी और भी आप थोड़े इन पे इन फील्ड लाइंस को देखते हुए इनका परपेंडिकुलर सरफेस निकालने की कोशिश करो, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि ये जो सरफेसेस होंगे ये कुछ इस तरीके के सरफेसेस होंगे। स्फेरिकल तो नहीं होंगे, थोड़े इलिप्टिकल हो जाएंगे ये इस तरीके से। तो ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। इस तरीके के इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। अगला क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की जो फील्ड होंगी वो कैसी होंगी, फील्ड को ही देख के थोड़ा आप ध्यान कर सकते हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होना चाहिए। ये फील्ड ऐसी है, इस तरीके की फील्ड है ये, ठीक है। तो इनके इनसे आप नॉर्मल सरफेस बनाओ, वो परपेंडिकुलर सरफेस फिर से देखोगे तो कुछ इस तरीके का आएगा। कुछ इस तरीके के फिर से थोड़े इलिप्टिकल स्ट्रक्चर ये आएंगे। ये वाला भी आपका देखोगे, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला, या फिर ऐसा भी सोच सकते हो। ये आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे जो डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है कि आपको कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस दिए हुए हैं, 10 वोल्ट का सरफेस है, 20 का है, 30 का है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पहला हम ये सोचेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका मतलब जो फील्ड होने वाली है वो कैसी होने वाली है, तो कुछ परपेंडिकुलर होने वाली है, इन सारे सरफेसेस से परपेंडिकुलर फील्ड का जो डायरेक्शन होगा। और फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, तो अपने को पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ऐसा होगा, ये डायरेक्शन होगा। अच्छा, फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है माइनस dv/dr। ध्यान है क्या, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड देखोगे, मैग्नीट्यूड, तो आपको ये वाला टर्म निकालना चाहिए माइनस dv/dr। तो हम डायरेक्शन निकाल चुके हैं, माइनस साइन को भूल भी सकते हैं, तो dv/dr निकाल लेते हैं कि कितने डिस्टेंस में जाने में पोटेंशियल कितने से चेंज हो रहा है। तो जैसे मैं 2 पॉइंट्स को कंसिडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। तो ए से बी अगर मैं जाऊँगा तो पोटेंशियल कितने से चेंज होगा, तो पोटेंशियल जो चेंज होगा वो 30 वोल्ट से 20 वोल्ट के सरफेस पे गए तो 10 वोल्ट से चेंज हो जाएगा। और डिस्टेंस कितने से चेंज हो गया, तो ए बी का डिस्टेंस, तो ये देखो, ये अगर बी सी देखा जाए, बी सी डिस्टेंस कितने के बराबर है, 10 सेंटीमीटर है, तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा, तो आप इसमें क्या करो, इसमें आपको ये एंगल 30 दिया हुआ है ना, ये एंगल 30 दिया है, तो ये भी एंगल 30 होगा, और ये एंगल 30 होगा, तो आप यहाँ पे साइन 30 लगा सकते हो क्या, साइन 30 कितना होगा, साइन 30 हो जाएगा ए बी बाई बी सी, और साइन 30 तो 1/2 होता है ए बी बाय बी सी, तो यहाँ से ए बी आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा बी सी बाई 2, और बी सी बाई 2 कितना हो गया, बी सी इज़ हाउ मच, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बाई 2, दिस इज़ 5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी आर, ये 5 सेंटीमीटर है तो 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 × 2, तो ये हो जाएगा 200। और यहाँ से देखो यूनिट आप वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम तो लिखते ही थे, वोल्ट पर मीटर भी दूसरी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है कि ये जो चार्ज ए है अगर ये 10 माइक्रोकूलम का है तो आप चार्ज भी पता करो। तो पहले तो ये सोचो कि चार्ज भी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं, मतलब बी जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। तो ए से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो चार्ज ऑन ए अपॉन चार्ज ऑन बी, ये कितने के बराबर हमें लिखना चाहिए, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम ए 7, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम बी कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ से समझ में आ रहा है चार्ज ऑन बी विल बी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन ए,
और ये हो जाएगा 3/7, और चार्ज ऑन ए कितना है, ये दिया है 10, तो ये आपका 30/7 माइक्रोकूलम पॉजिटिव। तो ये जो बी है दिस इज प्लस 30/7 माइक्रोकूलम का चार्ज। ओके, तो चलो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्लास में मैं डाइपोल को इंट्रोड्यूस करूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।